बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से इस वबा से भी आप महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम सेकंड ईयर के लेक्चर के पहला लेक्चर है उसका आगाज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं मिस्टर चिप से। इसका मैंने सोचा कि इस पर आज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया जाए। तो लिटरेचर में एक बात ध्यान रखना है या जिंदगी में किसी भी बात को समझने के लिए खास किस्म का लेवल और खास किस्म के रवैये की जरूरत होती है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसमें जो नावल हैं या शॉर्ट स्टोरी हैं या कहानियाँ हैं उन सबको समझने के लिए खास किस्म के रवैये की खास किस्म के माइंडसेट की आपको जरूरत पड़ेगी। इससे फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक तरीक़ाकार है उसको समझने का, उसको सीखने का एक अलग रवैया हमें चाहिए होता है। तो आपने पहले एसेज पढ़े हैं, इसमें जो बुक 2 है पहले हिस्से में कुछ उसने मॉडर्न प्रोज के बारे में लिखा हुआ है और मॉडर्न प्रोज सॉरी लिखी हुई है, और जो सेकंड है उसमें हीरोज हैं, हीरोज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब इसका तीसरा जो हिस्सा आया था, तीसरा जो बुक आ जाती है, ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये नावल है और इनको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा, टेक्निक समझनी पड़ेगी कि राइटर ने इसको किस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो अचानक स्टूडेंट्स आम कहानियों से इस खास किस्म के कहानी की तरफ आते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये लिखा कैसे हो, मिस्टर चिप्स जो है वो क्या करता है, उसका रवैया कैसा है। तो इसमें हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये नावल किस टेक्निक के तहत लिखा गया है, उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, और समझने के लिए हमें एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो मिस्टर चिप्स सोचता है वो हर इंसान उसी तरीके से चीज़ों को देखता है, स्टोर करता है और चीज़ों को महसूस करता है और फिर अपने माजी को उसी तरीके से वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको। पहले मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको दो कैरेक्टर इसमें मिलेंगे। मिस्टर चिप्स है जो कि इसका हीरो भी आप कह सकते हैं, जिसके बारे में सारा ये नावल है। उसके बाद उसकी सेकंड है कैथरीन जो मिस्टर चिप्स की बीवी है। तो मिस्टर चिप्स की जिंदगी में 2 साल हैं जो कि उसकी जिंदगी के बड़े अहम है, या जो कि आप कह सकते हैं उसकी आने वाली जिंदगी पे इसके इन 2 सालों का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इसमें मिस्टर चिप्स है, पहला है इसका एक्चुअल नाम है मिस्टर चिपिंग। तो कैथरीन रिजर्स है वो इसको प्यार से चिप्स कहती है। वो शादी से एक दिन पहले जब वो एक दूसरे से अलविदा होने लगते हैं तो फिर वो कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो यही इसका टाइटल बन जाता है। और बड़े अरसे के बाद लॉन्ग टाइम मिस्टर चिप्स की कुछ जिंदगी का आखिरी दिन जो है उसमें भी एक लड़का उसे दूसरी दफा जिंदगी में अल्फाज कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। फिर उसे अपनी बीवी की याद आ जाती है, तो उसी याद के तहत वो माजी में खो जाता है और फिर उसकी डेथ हो। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है बुकफील्ड स्कूल। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे ये सारा नावल फिल्माया गया, जिस पे लिखा गया, वो भी एक स्कूल है और स्कूल बोर्डिंग स्कूल है। बुकफील्ड स्कूल बोर्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सारे पब्लिक स्कूल है या हमारे शहर में है ताकि स्कूल जहाँ बच्चों को रहायश दी जाएगी। तो बोर्डिंग स्कूल में मिस्टर चिप्स है, उसकी फैमिली का कोई हमें कनेक्शन स्वाय कैथरीन जिसका नहीं मिलता। तो फिर उसने अपनी जिंदगी बकिया जब वो सारी इसी बुकफील्ड स्कूल में ही गुजारी है। इसी से उसकी खुशियां गमियां सारी इसी से उसने मुंसलिक की हुई। अच्छा, अब हम जो मैंने नीचे लिखा है साइकोलॉजिकल नावल, साइकोलॉजिकल नफ्सियात। ये पिछली सदी में ये टर्म या उससे पहले ये टर्म चली थी कि इंसानी जहन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी यादें हैं, हर किस्म की चीज़ों का जो महवर है, मरकज़ है, वो हमारा जहन है। इसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये भी मौजू है, बन सकता है किसी न किसी
नावल का पीस ऑफ राइटिंग का। तो फिर इसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसका जो डेफिनेशन हम करेंगे इन वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन की जो अंदरूनी कैफियत है, यादें हैं, एहसास हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसान की अपनी जो सोच है वो हमें इसके जरिए वाज़ तौर पर मिलती है कि हम किसी चीज़ के बारे में जो फील कर रहे हैं वो हम एक्चुअली एज इट इज़ लिखते हैं। वरना अगर दुनिया के सामने आपको बताया जाए बताएंगे तो शायद हम अपने असली महसूसात को ना बता सकें, या अगर बताना भी चाहें तो आपको पता है कि बहुत सारे इससे खदशात या खतरात हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक ऐसे मौजू को चुना कि इंसान किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, क्या वो महसूस करता है, वो उन्होंने इस नावल में लिखा। तो मिस्टर चिप्सन भी आप देखेंगे कि उसने जिस चीज़ के बारे में जो महसूस किया है, उसकी यादें जो हैं वो उसने इसमें बड़े तफसील के साथ बयान किया। दूसरी जो उसकी जो अहम चीज़ है कि मेमोरी उसकी बड़ी अच्छी है, उसको हर वाक़या बड़ी डिटेल के साथ याद है, वो उसने वाक़या बयान किया। तो हम रीडर जो हैं हमें ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि अपने मतलब की चीज़ हमें उस वाक़े में से ढूंढनी पड़ेगी। किसी कैरेक्टर के बारे में चिप्स क्या सोचता है, उससे अपने बारे में क्या सोचता है, कैरेक्टर जिसके बारे में क्या सोचता है, ये सारे हमारे उसके मुख्तलिफ जो औकात में जो उसकी सोच उसके ज़हन में है उसको इकट्ठा करके हमें लिखना पड़ेगा, फिर हमें एक चीज़ की समझ है। अब लोग इसमें फ्लैशबैक टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है। फ्लैशबैक के मानी आप समझते होंगे कि माजी कोई भी याद हमें आ जाए या कोई तस्वीर है, हम उसको ज़माना हाल में या लाना चाहते हैं किसी के सामने, उसको फ्लैशबैक का है। इसमें भी आप देखेंगे पहला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिस्टर चिप्स जो है वो अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसी ज़िंदगी से वो फिर अपने ज़माने माजी की यादें आहिस्ता उसके जहन में आएंगी। कभी किसी भी चीज़ को देख के, चाय का कप पी रहा है उसको देख के पुरानी याद आ जाएगी। तो हमें इसके वाक़यात जो ज़िंदगी है वो एक बेतरतीब से अंदाज़ में समझना है। हमें तो इस तरतीब इसकी बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जैसे हम अपने ज़हन में कोई भी चीज़ सोचना चाहते हैं तरतीब से हम नहीं सोचते, एक ही वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। इसी तरह उसके ज़हन में भी इस तरह बहुत सारी सोचें आती हैं। तो इसमें उसने फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जेम्स हिल्टन ने। इसमें यह है कि हमें मिस्टर चिप्स की जो माजी की ज़िंदगी है वो हमें मुख्तलिफ वक्तों में बताई जाए और फिर ज़माने हाल के बारे में हमें पता चले। तो इसलिए इस नावल को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख लेना है कि आम नावल थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस लिहाज से है कि हमें इसमें एक तो वाक़यात को कोई तरतीब नहीं मिली, दूसरा इसमें हमारा ज़हन जो जिस चीज़ के बारे में सोचता है वो एज इट इज़ बयान कर दी जाएगी बगैर किसी लगी की। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को आप ज़हन में रख लेना है और फिर इस टेक्निक को ज़हन में रख के मिस्टर चिप्स के नावल को पढ़ना शुरू करें। अब हम इसका पहला चैप्टर जो है शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया, अब हम इसके पहले चैप्टर का आगाज करेंगे। उसी टेक्निक को ज़हन में रखना है। मिस्टर जो है वो हमें अपनी माजी की ज़िंदगी के बारे में बता रहा है। तो पहला चैप्टर जो है पढ़ेंगे, इसको आप लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के नाम से भी ये टाइटल इसको आप दे सकते हैं, और साथ साथ इसको पहला जो इंटरव्यू उसने दिया है स्कूल में उसके हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो बुक्स खोल लें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। लिखता है when you are getting on in years but not in of course you get very sleepy at times and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape। जब आप बुरे होते हैं लेकिन बीमार नहीं होते, तो मैं ट्रांसलेशन में आपको सिर्फ उसका मफ़हूम बता दिया, तो इस ट्रांसलेशन नहीं आनी लेकिन आया का मफ़हूम आपको बता दो ताकि आप समझ लें। हम उसके अल्फाज के मानी भी लिख नहीं सकते कि जब आप बूढ़े होते हैं लेकिन बीमार नहीं होते तो टाइम वक्त ऐसे गुजरता है जैसा कि एक सुस्त जानवर जो है वो एक देहाती या नहीं पस मंजर से वो घास चलता हुआ आगे वहां से ऐसा चला जाता है, उसी तरीके से वक्त गुजरता है। It was like that with chips as the autumn term progressed and the day shortened till it was actually dark enough to light the gas before Coro.
کہ چپس کے لیے وقت ایسے گزرتا تھا، موسم خزاں میں تعلیمی دوران میں اتنا کم ہو جاتا تھا کہ حاضری یا گنتی حاضری لگانے سے پہلے اتنی تاریخی ہو جاتی تھی کہ روشنی جلانا تھا. For chips like supports he kept on still measure time as a signal of the past, and where he might, so he lived at Mrs. Wicket's just across the road from the school. کہ چپس کے لیے ایسے تھا جیسا کہ کوئی بڑا بحری جہاز کا کپتان ہو تو وہ اپنے ماضی کے اشاروں سے ہی اپنی موجودہ حال کی زندگی کو مانگتا ہے، کیونکہ جتنا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ سمندر اور ہوا میں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں راستے نہیں، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ سفر جو ہے وہ اس میں ممکن بناتے ہیں. تو چپس بھی ایک پرانے بوڑھے بحری کپتان کی طرح ماضی سے ہی اپنی زندگی کو مانگتا تھا، کیونکہ وہ مسز وکٹ کے ہاں ٹھہرا تھا جو کہ اسکول سے ایک سڑک پار پہ اسکول کے سامنے. He had been there for more than a decade, ever since he finally gave up his house mastership. And it was Brookfield for more than 2 years' time that both he and his cat landlady kept. اور وہ ایک دہائی سے وہاں پہ موجود تھا جب سے اس نے اپنی اس نوکری کو خیر آباد کہا. اور گرینوچ یہ انگلینڈ کا علاقہ ہے جس کے مطابق وہ دنیا کے ہم وقت کو مانگتے ہیں، اس کے پلس مائنس کر کے ہم اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم اپنے ملک کا یا اپنے شہر کا اس حساب سے بناتے ہیں. تو کہتا ہے وہ دنیا کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے سوا بک فیلڈ کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. Mrs. Wicket's chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still good deal of sprightliness in it. کہ وہ اپنی ایک پرجوش آواز میں مسز وکٹس کو بلاتا، You might bring me a cup of tea before prep, will you? کہ کیا تم پریپ یا حاضری، پریپ کا مطلب ہے کہ بورڈنگ اسکول ہے اس میں شام کو جو ہے وہ پریپ کی کلاس ہوتی ہے جس میں وہ جن کا جو کام ہے لکھنے والا یاد کرنے والا وہ اس میں تیاری کروائی جاتی ہے. تو اس سے پہلے مجھے آپ جو ہے وہ چائے کا کپ لاتا. When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell, a sounding dinner call over lights out. Chips always wound up the clock after that last bell. Then he put down the wire guard in front of the fire and turned on the gas and carried a detective novel to the bed. Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying perception than any changeful entrance into another world. For his days and nights are equally full of dream. اس میں تھوڑا سا اس نے چپس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ آپ چائے کا کپ لیں اور آپ کے سامنے بیٹھیں اور اسکول میں جو گھنٹیاں بج رہی ہیں ان کی آواز کو آپ سنیں. جب آخری بیل بجتی تھی تو چپس گھڑی کو چابی دیتا اور آپ کے سامنے وائر گارڈ جاری رکھ دیتا، گیس بجھا دیتا اور ایک جاسوسی ناول لے کے وہ بیڈ پہ آئے. جاسوسی ناول زیادہ پڑھتا نہیں تھا، بس تھوڑی سی اس کی عادت تھی جو آپ لکھتے ہیں کہ بمشکل وہ ایک صفحہ ہی پڑھ پاتا تھا کہ نیند بڑی تیزی سے اور بڑے سکون سے اس کا آ جاتی تھی. ایسا تھا جیسا کہ خیالات جو ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. اب نیند جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایسی دنیا میں جانے کا ذریعہ تھی جس میں خیالات جب وہ اس میں روحانیت تیزی آ جاتی تھی، کیونکہ آگے لگتا ہے کہ اس کے دن اور رات ایک طرح ہی خواب میں گزرتے تھے جیسے پہلے آپ نے کہا تھا کہ زیادہ تر ماضی کو یاد کرتا ہے. آگے لگتا ہے he was getting on in years but not yet, of course. Indeed, as Dr. Merrill said, there was really nothing the matter with me. My dear fellow, you are fitter than I am. Merrill would say, sipping a cup of sherry when he called every fortnight or so. ڈاکٹر نام ڈاکٹر میریول ہے جو ہر 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کے بعد اس کے پاس آتا تھا. اس کو وہ کہتا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ صحت مند ہو اور اس کے علاوہ بڑھاپے کے علاوہ تمہیں اور کوئی ایشو نہیں.
You are past the age when people get these horrible diseases. You are one of the lucky fellows who are going to die a daily natural death. That is, of course, if you die at all. तो कहता तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जो कि खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जो कि हकीकी तौर पे फितरती मौत मरेंगे अगर कभी मरे तो फितरी मौत. You're such a remarkable old boy that one never knows, but when ships had a port, or when east winds blowed over the fenlands, Maribel would sometimes take Mr. Vickers to the lobby and whisper, look after him. You know that his chest, he put a strain on his heart, nothing less wrong than with him, only anatomy. Anatomy कहते हैं बुढ़ापा. फिर अगर सर्दियाँ होती तो मिस्टर विकेट्स को एक तरफ ले जाके उसको बताता था कि ये थोड़ा सा ख्याल रखो, इसका सीना जो है वो इसके दिल पे दबाव डालता है, सिर्फ उसके साथ बुढ़ापे का मसला है और कोई मसला नहीं. But that's the most fatal complaint of all. लेकिन सबसे बुरी आपको पता ही है वजह, बड़ी वजह जो बुढ़ापा ही है. इंसान को सबसे बड़ा इख्तिलाफ यही है कि वो बूढ़ा हो जाए. आगे थोड़ा सा उसने अपने लेक्चर के पहले के बारे में लिखा हुआ है जब वो स्कूल में गया. Anno Domini, yes, born in 1848, taken to great exhibition as a toddling child. Not many people still have alive could boast a thing like that. Besides, it could even remember Brookfield in Witherby's time, a phenomenon that was. Witherby was an old man in those days in 1870. He is to remember because of the Franco-Prussian War. Chips had put in for Brookfield after a year at Bunbury, which he had applied. अब 1848 में पैदा हुआ और 1870 में वो अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल में आया. मिस्टर विदरबाई था उस वक्त प्रिंसिपल हेडमास्टर था जो कि बूढ़ा था उस वक्त. तो कहते हैं कि उस इतना पुरानी बात है, बहुत कम लोगों को याद है क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो है वो जंग. चिप्स जो है बर्नबी स्कूल में एक साल वहाँ पे रहा, लेकिन डिसिप्लिन ना कंट्रोल होने की वजह से उसको वहाँ पे काफी झगड़ा होने लगाया, जिससे वो छोड़ के उसको स्कूल छोड़ना पड़ा. Because he had been there a good deal, but Brookfield he had liked almost from the beginning. Remembered that day of his preliminary interview, sunny July with the air full of flower scents, and the flip-flop of cricket on the pitch. Brookfield was playing Burnhurst. One of the Burnhurst boys, a showy little fellow, made a brilliant century. Quiver that I think that like that would stay in memory so clear. उसको याद है मैंने इंटरव्यू इतनी जैसे करता है कि याददाश्त बड़ी अच्छी. उस याददाश्त का हम देख चुके हैं कि उसको पहला स्कूल का दिन भी याद था कि जुलाई का दिन था, सनी रोशनी सूरज निकला हुआ था, फूलों की खुशबू जो है वो वहाँ बिखरी हुई थी, क्रिकेट बॉल के जो आवाज है वो से आ रही थी और बर्नहर्स्ट के साथ वो ब्रुकफील्ड का मैच था और एक बच्चे ने उसको सेंचुरी बनाई. और खुद भी लिखता है कि स्ट्रेंज है कि इतनी याद जो है वो इतनी देर तक किसी आदमी की जिंदगी में अच्छे अंदाज में. Witherby himself was very fatherly, courteous. He must have been ill that poor chap before he died during the summer vacation before Chips began his first term. But the two had seen and spoken to each other. Anyway, Chips often thought as he sat by the fire at Mr. Vickers and probably the only man in the world who had a vivid recollection of old Witherby. Vivid, yes, it was frequent picture in his mind that somebody with sunshine filtering through the dust in Witherby's study. ठीक है. अब विधवाई के बाद में बड़ा शफीक था, बड़ा मेहरबान था और बीमार था उस वक्त जब चिप्स ने उसको इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो अपनी पहले टर्म शुरू करने से पहले चिप्स का वहाँ पे ज्वाइन करने से पहले वहाँ गया. तो वो कभी-कभी इस विकेट से भी ये कहता है कि बड़ी आई एम द ओनली वन, कि मैं सिर्फ मैं हूँ जो कि विधवाई के बारे में जानता हूँ. और उसको बड़े अच्छे तरीके से याद था, जुलाई सनशाइन थी, स्टडी में उसको इंटरव्यू देने के लिए गया. तो मिस्टर विदरबाई ने क्या पूछा है, यू आर अ यंग मैन विद मिस्टर चिली,
Brookfield is an old foundation. Youth and age often combines well. Give your enthusiasm to Brookfield, and Brookfield will give you something in return. And don't let anyone play trick with you. I gather that discipline was not always your strong part at Bangalore. उसने पहले ही सुनील भाई को चिप्स को बता दिया सुनील भाई ने कि तुमने पहले दिन ही जाके अपना सख्त रवैया इख्तियार करना है और ये भी बता दिया कि बुकफील्ड मलबरी स्कूल में तुम्हारा जो है वो डिसिप्लिन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। तो ये बताया कि एक और फाउंडेशन है बुकफील्ड यूथ एंड एज जवानी और बड़ा तजर्बा और मेहनत अच्छा काम करते हैं। तो भी आखिर में क्या लिखता है कि discipline जो है तुम्हारा मलबरी स्कूल में अच्छा पॉइंट नहीं था। Valuable has not served. Never mind, you are fully young. It's a large matter of experience. You have a chance here. Take up affirmative from the beginning. That's the secret of it. अब ये उसने उसको नसीहत की कि तुम पहले दिन जाके उसको सख्त रवैया इख्तियार करो। तो इसमें थोड़ा सा एक स्किप करता हुआ उसी में वो पहले दिन जब जाता है तो लड़के भी उसको एक अपना हक समझते हुए टीचर्स के साथ वो मजाक करते हैं उसके साथ किसी किस्म का। जब वो जाता है तो पहले नर्वस तो होता है लेकिन वो शो ये करता है कि वो परेशान नहीं है। तो पहले दिन एक लड़का जो है कोले नामी वो उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है। ये भी इमेजिन करने के 500 लड़का जब एक क्लास में मौजूद है कंट्रोल करना भी आसान नहीं। तो फिर वो डेस्क जब ढक्कन है वो गिराता है तो फर्स्ट तौर पे वो उसको कैप्चर कर लेता है। क्या कहता है you there in the fifth row with that red hair, what's your name? College sir, very well college. You have 100 lines. तुमने 100 लाइन लिखनी है। No trouble at all. He had won his first round. कि पहले दिन ही उसने सब तो ये इख्तियार किया और पहले दिन उसको सजा दी कि 100 लाइन में लिखेगा। अब वो अपना पहला जो है मुकाबला जीत गया। क्या हम लिखता है कि years later when College was an adult man of the London city of London and baronet and various other things, he sent his son also red hairs to Brookfield. And Chips would say, College, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. How that they all laughed and how Sir Richards laughed and his son wrote home the story next Sunday night. जब जो कॉलेज था उसका बेटा जो है वो भी चिप्स का स्टूडेंट बना तो चिप्स ने उसे कहा कि तुम्हारा पहला लड़का था जिसको मैंने पहले दिन सजा दी आज 25 साल का है तुम वो उस वक्त उसका मुस्तहिक था और तुम अब उसके मुस्तहिक हो। इससे मजीद बेहतर क्या बनता है and again after years after that was even better joke for another colleague had just arrived son of colleague who was son of first colleague and Chips would say punctuating his mark with his little hum और जो हम के आवाज आप पढ़ेंगे उसको दमे का मसला जिससे उसकी आवाज रुक जाती है। तो वो अब उसका जो पहला कॉलेज था उसका पोता जो है उस चिप्स का स्टूडेंट है तो वो भी कहता है कि कॉलेज you are हम splendid little example of inherited tradition. I remember your grandfather he could never grasp absolute ये लातीनी ग्रामर का असूल है तो तुम्हारे दादा को ये ग्रामर का असूल कभी नहीं आया। A stupid fellow your grandfather and your father remember him used to sit at that far desk on the wall कितनी याद है जिसको सवाल भी याद है जो कि डेस्क पे उस जगह बैठा है कहता वो भी कोई बेहतर नहीं है। But I do believe my little colleague that you are the biggest fool of the lot कि तुम इन सब में सबसे ज्यादा बेवकूफ। तो ये एक बड़ा अच्छा उसका पॉइंट था कि मजाक उसका बड़ा अच्छा था और सब लोग उसको एंजॉय करते थे और फिर जब वो शाम को बैठता जिन्हें याद करता तो साथ होता भी और साथ हंसता भी उसको अपनी ज़हनी कैफियत जो है वो समझ नहीं। तो अब ये हमारा पहला चैप्टर इस पे खत्म होता है। आप एक दफा इसको रीड करेंगे अच्छे तरीके से अपने मश्की सवालात के नाम यहाँ नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ आप उसको याद करें। ये मुझे सवालों के नंबर मैंने लिख दिए हैं तो इन सवालों को आप याद करके इसकी असाइनमेंट बना के आप जमा करो ठीक है। तो इनमें से आधे सवाल आप याद करके आप उसकी और
ایسے جو میں یاد کر کے لکھنے کی کوشش کروں تاکہ یہ آپ کے آگے کام آئے. پھر نیکسٹ